सो हम बात कर रहे हैं रिफाइंड अनाज के बारे में। ये दो अनाज जो हमारे आहार का प्रमुख हिस्सा है और ये दोनों हम बहुत रिफाइंड फॉर्म में खाते हैं, जैसे गेहूं गेहूं और सफेद चावल दोनों। These are the refined cereals that we have. These are part of our daily diet. Wheat and white rice. Now, why am I calling them refined? क्यों मैं इनको रिफाइंड अनाज बोल रही हूँ? क्योंकि गेहूं के बाहर की परत जो होती है और जो चोकर होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो जो फायदे की चीजें हैं उनको हम बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरह चावल के बाहर का जो पूरा छिलका होता है उसको हटा दिया जाता है और चावल को पॉलिश कर दिया जाता है, इसलिए आपको एकदम सफेद चावल मिलता है। Refined cereals, why am I talking about refined? Why am I saying that these cereals are refined? Because they are altered, their natural form is altered. The outer husk and the bran is removed from the wheat. Similarly, the outer brown husk is removed from rice and the rice is polished. So जो natural form है उसको बदल दिया जाता है। रिफाइंड अनाज, ये जो मैंने बात की गेहूं और चावल, इन दोनों की जो बाहरी परत होती है, जो छिलका होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। सो इन बोथ दीज केसेस, wheat and rice both, the husks are major source of vitamins and minerals and fiber, जो हम निकाल करके फेंक देते हैं, we discard it. जब हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो मैं रिफाइंड गेहूं का आटा और मैदा दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब चोकर हम निकाल देते हैं तो वो आटा मैदे जैसा ही हो जाता है, और उसको भी अगर हम बहुत बारीक छलनी से छान लेते हैं तो वो मैदा निकलता है, विच इज एब्सोल्यूट ग्लूटेन, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सो आई एम टेकिंग wheat flour and refined wheat flour both as refined flour. Why? Because when we remove the bran and husk of the wheat, what we are left with is refined flour, refined wheat flour. And when we sieve it with little more 2-3 times or with a cloth or something, what we are left with is only the refined wheat flour and no fiber in it. What do we use this for? जो हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आप व्हीट ब्रेड जो खाते हैं, आटे की ब्रेड जो खा रहे हैं, मिल्क ब्रेड जो सफेद ब्रेड है, वो पूरी तरह से मैदे की बनी हुई ब्रेड है। आप जो मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, मैदे से बनी हुई है। आप पिज्जा खा रहे हैं, ये फिर से रिफाइंड आटे से बनी हुई है। आप नान खा रहे हैं, रिफाइंड आटे से बनी हुई है। सो इसमें से चोकर निकाल दिया गया है। अगर जो आटा आजकल हमें बाहर मिल रहा है उसमें भी उसका गेहूं का छिलका निकाल दिया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सफेद पॉलिश किए हुए चावल, जिनको हम बिरयानी, पुलाव सब जगह में काम लेते हैं, ये हैं वो सफेद पॉलिश किए हुए चावल जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमिंग टू द इन अनाज को शरीर में पचने और अवशोषण के लिए विटामिन बी की आवश्यकता होती है, और विटामिन बी इन अनाजों में होता नहीं है। सो दीज रिफाइंड सीरियल्स नीड विटामिन बी फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, and vitamin B is not present in these cereals because, as I said, the husk is removed, so the vitamins and minerals get removed. तो शरीर विटामिन बी को अपने बहुत सारे अंगों में से खींच लेता है, ताकि वो चावल और आटे को डाइजेस्ट कर सके, पचा सके, और इस तरह से, इस कारण से हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी होने लगती है। Now what happens is vitamin B gets stolen from various parts of the body so that these refined cereals can be digested by the body and our organs start to lack vitamin B, they start being deficient in vitamin B. सो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, धीरे धीरे, ये सब एकदम से नहीं होता है, बहुत सालों तक का ये सब खाने के बाद आप देखते होंगे कि अचानक जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, पाचन तंत्र खराब हो रहा है, थकान हो रही है, आंखें कमजोर हो रही हैं, एनीमिया हो रहा है, हेमोग्लोबिन में कमी आ रही है। ये सब इस वजह से, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स जो हम खा रहे हैं, वैसे भी हम कम ही खाते हैं अच्छा न्यूट्रिशन, और जितना हम खा रहे हैं वो भी जो है, जो गलत चीजें खा रहे हैं उसमें उसके डाइजेशन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट इज व्हाई वी स्टार्ट लैकिंग इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एज वी एज।
So because of this deficiency of vitamin B, we have digestive disorders, we feel tired. Without doing any hard work, we feel tired throughout the day. We have poor eyesight, we develop anemia. गेहूं का प्रॉब्लम यह है, उसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के अंदर के अंगों में चिपक जाता है. So wheat naturally has a protein called gluten, which is very sticky. So it sticks inside our internal organs. पॉलिश सफेद चावल जो आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, यानी खाते ही वो बहुत जल्दी आपके ब्लड में, आपके रक्त में शर्करा के लेवल को बढ़ा देता है. So polished white rice has a high glycemic index. This leads to a spike in the blood sugar level. Now, इसके बारे में हमने बात कर ली कि ये नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम इनसे थोड़ा दूर रहें. धीरे धीरे आप इस आदत को बदल सकते हैं अगर आप डिसीजन लें बदलने का. मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता रही हूँ. रिफाइंड अनाज के विकल्प क्या है? पहला विकल्प बाजरा, जिस आजकल वैसे सब जगह मिलता है. मैं जिस जगह से हूँ राजस्थान में बाजरा बहुत ज्यादा मिलता है, पर आजकल बाजरा हमें बॉम्बे में भी मिलता है, हर जगह मिलता है. तो आप बाजरे का यूज कर सकते हैं, आप जवार का यूज कर सकते हैं, आप रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टील कट ओट्स, एक होता है रिफाइंड ओट्स आते हैं, वो नहीं. आप पता करें स्टील कट ओट्स, जैसे ही लॉकडाउन खुले और आपके लिए चीजें उपलब्ध हों तो आप स्टील कट ओट्स पता कर सकते हैं. ये एक तरह से गेहूं का दलिए जैसा ही होता है, इसमें ओट्स वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको. तो स्टील कट ओट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सामे के चावल, ये वो होता है जो व्रत में काम लेते हैं, हमारे यहाँ इसको सामे के चावल बोलते हैं. आपके लोकल लैंग्वेज में शायद कुछ और बोला जाता होगा, आप पता कर लें. ये वो चावल हैं जिन्हें हम व्रत में खाते हैं. और साबुत गेहूं का दलिया, जिसका चोकर ना निकाला गया हो और छिलका ना निकाला गया हो, वो दलिया भी आजकल अवेलेबल है मार्केट में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. So these are the alternatives of refined cereals. First is bajra, which is called pearl millet, available almost everywhere. I've also seen this in South. So this is available now. Jawar, which is called sorghum in English. This is also available everywhere. That can be used to make chapatis. You can also make beautiful pancakes, vegetable pancakes out of these. Ragi, finger millet. South Indians are used to finger millet, so you can have that. Steel cut oats. These are not the normal refined oats, the quick oats that we get. These are steel cut oats, which are actually a version of broken wheat. Barnyard millet, this is something that we eat during fasting. That is the same ka chawal. You'll have to ask what is it called in your local language. And whole wheat dalia. So these are the alternatives of refined cereals. के रख सकते हैं, वो है जीवित आहार खाना है. So whenever you are eating something, try and eat living food. What is living food? जीवित आहार क्या होता है? जिसमें प्राण होते हैं, जिसको बोने पर वो उग जाए. So which has life energy in it, which if you sow in the ground, it should grow. That is living food. This is the definition. So कुछ भी खाने से पहले please think whether this will grow or not. So living food is that has life, that will grow if you sow it. आप बोएंगे तो वो उग जाएगा. एग्जाम्पल्स दे रही हूं मैं आपको. फल, कोई भी फल अगर आप जमीन में बोएंगे तो वो उग जाएगा. मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर में उग जाएगा, मगर उसमें उगने की प्रॉपर्टी है, वो उग जाता है. सो फल, fruits are living fruits, living foods. So whenever you sow them in the ground, they have the capacity, the capability of growing, hence they're living food. So you should be eating fruits. कब खाएंगे, किस वक्त खाएंगे, हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे. मगर क्या चीज खाना ज्यादा चाहिए और क्या चीज कम खाना चाहिए, आज मैं वो प्रिंसिपल आपको बता रही हूँ. मदर ऑफ ऑल फ्रूट्स इज बनाना, केला. अगर आपको कोई और फ्रूट ना मिले, आप केला कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं. सिर्फ केला खाने की बात कर रही हूँ, केले के साथ किसी और कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ. सो केला जो है उसको फलों का, आम को वैसे तो फलों का राजा कहते हैं, मगर वो बहुत कम वक्त के लिए आता है. केला इज द मदर ऑफ ऑल फ्रूट्स. सब्जियां जितनी आप खा सकें उतना बेहतर है. कच्ची खा सकें तो और भी बेहतर है. तो सब्जियां जरूर खाइए आप. एक सेकंड.
ओके, नेक्स्ट, हरे पत्ते वाली सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पालक, चौलाई, पुदीना, धनिया, सोए की पत्तियां, मूली की पत्तियां, गाजर, जो भी पत्तियां आपको अवेलेबल हो जाएं, मोरिंगा लीव्स, सेंजन की पत्तियां, जो पत्तियां आपको अवेलेबल हो जाएं, वो सब जो है वो लाइव फूड है, जिंदा फूड है, उनमें प्राण होते हैं। आप उन्हें बहुत अच्छी क्वांटिटी में दिन भर में खा सकते हैं। ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑल ग्रीन्स, स्पिनच, you get mint leaves, you get radish leaves, you get lot of greens when you go to the market. You can eat any of the greens. अंकुरित अनाज, जब तक वो अंकुरित नहीं है उससे पहले उसमें प्राण नहीं है। जैसे ही आपने उसको पानी में डाला और उनको अंकुरित किया, उसमें प्राण आ गए, it starts growing. So sprouts are something that you can have because it is live food. Nuts, nuts मतलब मेवे, जितने भी सूखे मेवे हैं आप उन्हें खा सकते हैं, एक मुट्ठी भर के रोज। पॉसिबल हो तो इनको आप 2 घंटे पानी में भिगो करके खाएं ताकि उनमें प्राण आ जाएं। जब आप पानी में भिगोते हैं तो उसमें प्राण आ जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। लास्ट इज सीड्स, बहुत सारे बीज, चाहे कद्दू के बीज हो, खीरे या ककड़ी के बीज हो, सूरजमुखी के बीज हो, तिल हो, ये सब बीज हैं which are very good for the body. Any kind of seeds that you can get, pumpkin seeds, cucumber seeds, sunflower seeds, sesame seeds, 1 teaspoon every day we should try and eat them. और अगर ऐसे ही खाना पॉसिबल नहीं है, आप इनको सैलेड वगैरह में खा सकते हैं। So the principle that you have to follow is we have to try and eat living food as much as। जीवित आहार क्यों लेना चाहिए? फाइबर से भरपूर होता है, पचाने में आसान है, अवशोषण सबसे ज्यादा होता है जीवित आहार का हमारे शरीर में, और ये प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। Why living food? Because it is full of fiber, it is very easy to digest, you can absorb it to the maximum capacity in the body, and it is full of natural nutrients. Then what are dead food? ये चारों जो खाने की चीजें हैं, ये हमारे हिसाब से प्राण रहित आहार में आती हैं। ऑयल, रिफाइंड शुगर, मिल्क और पैकेज्ड फूड्स, मतलब तेल, दूध, रिफाइंड शुगर और वो चीजें जो पैकेज में आती हैं, जो पैक होकर के आती हैं। प्लीज स्क्रीन पर आप निशान लगाना बंद करें। क्यों ये इनमें प्राण नहीं है? क्योंकि ये बोने पर उग नहीं सकते, पचाने में बहुत मुश्किल हैं और इनमें फाइबर नहीं होता। Why are we calling them lifeless food? Because they cannot grow if sown. They're very difficult to digest and they do not have any fiber. We did speak about sugar on Saturday. So let's just do a little bit of revision on sugar. क्यों रिफाइंड शुगर नहीं खानी चाहिए? क्यों हम उसे लाइफलेस, प्राण रहित आहार मानते हैं? क्योंकि ये शरीर के मोटे से मोटे सेल में घुस सकती है और 150 से ज्यादा बीमारियों को जन्म दे सकती है। It has the capacity to penetrate through the fattest cell membrane of the body and it can cause more than 150 diseases. We are not discussing the diseases here. मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी, हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं, ये हम सही जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी जीने के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ठीक लगता है लॉजिकली तो आप इसे अपनाएं, नहीं ठीक लगता हो तो आप जैसा करना चाहें। हम सिर्फ वो चीजें जो सही हैं वो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सो कमिंग बैक, रिफाइंड शुगर को पचाने के लिए बहुत सारा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की जरूरत होती है और इन्हें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से खींच कर निकाला जाता है। जब शुगर हमारी बॉडी में जाती है तो पचने के लिए ऑटोमेटिकली वो ये सारी चीजें हमारे शरीर में से खींच कर निकालती है। So loads of calcium, sodium, potassium and magnesium is required to digest the refined sugar and they have to be taken from the various parts of our body, which means that our body falls short of all these nutrients. हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से
कब्ज होना, मसल्स की हानि होना, हड्डियों में खोखलापन होना, ये सब होने लगता है उम्र के साथ, क्योंकि रिफाइंड शुगर, सिर्फ रिफाइंड शुगर नहीं, ये रिफाइंड शुगर बहुत सारी चीजों में से एक है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है. So when our body gradually starts falling short of all these vital nutrients, we face constipation, we have loss of muscles, we have hollowing of bones, and various other problems. Now the question is, refined sugar की जगह क्या ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या है, उनके विकल्प क्या हैं? तो पहला विकल्प है ताजे फल, दूसरा खजूर, किशमिश, अंजीर, केमिकल रहित गुड़, शहद, ये सब विकल्प हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So you can use fresh fruits, dates, raisins, figs, chemical-free jaggery, honey, etc. as alternatives of refined sugar. I also want to tell you that your body will take some time to get used to these new tastes because ये चीनी जितनी मिठास नहीं देते हैं, तो आपके शरीर को थोड़ा सा वक्त लगेगा इनके टेस्ट को अपनाने में, इनके टेस्ट के साथ में अच्छा फील करने में. So give that time. अगर आपने 21 दिन तक चीनी को छोड़ दिया, रिफाइंड शुगर को, और आप इनमें से चीजों को इस्तेमाल करने लगे, तो आपका जीभ का टेस्ट जो है वो चीनी के टेस्ट को भूल जाएगा और इन चीजों का इस्तेमाल, इन चीजों के टेस्ट से को पहचानने लगेगी आपकी जीभ. नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी वांट टू से, विच इज अ प्राण रहित भोजन, वो है दूध. इसमें फाइबर नहीं होता, ये बोने पर उग नहीं सकता है. दूध के बारे में आपको बहुत सारे विचार, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सब कुछ सुनने को मिलेगा. हम किसी भी डिस्कशन में, किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहते हैं. मैं सिर्फ आपको मेडिकली दूध का जो असर होता है शरीर पर, वो आपको बताना चाह रही हूँ. Why milk is not life, does not have life? Why milk is a lifeless food? Because it does not have fiber, it cannot be grown. दूध से बलगम पैदा होता है. दूध हमारे शरीर के पाचन, दूध के जो अंश होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र के हिस्सों में चिपक जाते हैं. So milk creates mucus in our body and the components of milk get glued to the various parts of the digestive system, और ये हमारे शरीर के बहुत से तंत्रों को अवरुद्ध कर देता है और पोषक तत्वों को अवशोषित होने में बाधा पहुंचाता है. जब हमारे शरीर के पाचन तंत्र के हिस्सों में अगर कुछ चीज चिपक जाएगी, तो ऑब्वियसली खून जो सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करके और पूरे शरीर में पोषण को पहुंचाता है, वो पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो बीच में कहीं ब्लॉक होता रहेगा, अवरुद्ध होता रहेगा. So the milk, the components of milk, as I said, they get glued to the digestive system. It blocks many systems in the body and prevents the absorption of nutrients in the body. आप अगर कुछ वक्त के लिए दूध को छोड़ करके उसके ऑल्टरनेटिव्स पर जाएंगे, तो यू विल योरसेल्फ रियलाइज दैट योर बॉडी हैज स्टार्टेड बिकमिंग बेटर. एक फैक्ट जो मुझे दूध के बारे में समझ में आया और जिससे मुझे समझ में आया कि दूध से बचना चाहिए, वो ये था, एल्मर्स ग्लू दुनिया का सबसे मजबूत ग्लू माना जाता है. इसमें केसीन का प्रयोग मुख्य सामग्री के रूप में होता था जब ये ग्लू बनना शुरू हुआ, और केसीन जो है वो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है. तो अगर सबसे मजबूत चिपकाने वाला पदार्थ, अगर दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ अगर केसीन से बन सकता है, क्योंकि वो मुख्य सामग्री के रूप में प्रयोग होता था, तो सोचिए ये केसीन हमारे पेट में क्या करती होगी जा करके. So one of the prime ingredients in Elmer's glue, which is one of the strongest glues in the world, was casein, the protein in the cow's milk. So if casein can help make the strongest glue in the world, I think it is left to anyone's imagination what is casein doing to the body. So coming to where are we using milk? सबसे पहले हम शुरुआत जो करते हैं दिन की, वो 3 प्राण रहित चीजों से कर रहे हैं: दूध, रिफाइंड शुगर और चाय की पत्ती. इससे हमारी दिन की शुरुआत होती है. We start our day with 3 lifeless things. First milk, second refined sugar and third is tea leaves. Why am I saying चाय भी प्राण रहित है? चाय के अंदर कैफीन होता है, जो चाय की पत्ती में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है. कैफीन is something that is naturally present in tea leaves. You cannot do anything about it. And this
कैफीन जो है वो आपके शरीर को स्फूर्ति का एहसास देता है। तो शुरू में तो आपको एकदम से हाई एनर्जी फील करवाता है, लेकिन उसका नेचर ऐसा है कि वो उसके बाद इमीडिएटली बाद आपको ज्यादा थकान महसूस करवाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के, आपके शरीर के अंगों में से एनर्जी को निकालना शुरू करता है। इससे क्या होता है, आपको दोबारा चाय पीने की इच्छा होती है। So what happens, caffeine gives you an initial high, but then it is followed by a series of tiredness and fatigue, because it draws energy from your body systems, from your body parts, and this creates an urge to drink tea again. रोजाना जो चाय पीते हैं उनके शरीर में चाय के प्रति एक सहिष्णुता, एक टॉलरेंस पैदा हो जाती है। इसके कारण उन्हें चाय से वही असर पाने के लिए ज्यादा चाय पीनी पड़ती है। आपने नोटिस किया होगा, 1 कप से शुरू किया तो उसके बाद में आदत बनती जाती है, आपका शरीर डिमांड करता जाता है। So regular tea drinkers may build up a tolerance to caffeine, and this means that they have to drink more of it to get the same effect. So चाय का ऑल्टरनेट क्या है, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा। मैं आपके साथ यहाँ पर ऑल्टरनेटिव शेयर कर रही हूँ। दूध का ऑल्टरनेटिव पहले शेयर कर रही हूँ। नारियल का दूध, बादाम का दूध, काजू का दूध, चावल का दूध, सोया का दूध, फ्लैक्सीड का दूध, मूंगफली का दूध, बहुत सारे दूध, coconut, almond, cashew, rice, soy, flaxseed, peanut, all can be used to make milk. If you have our book, रोगमुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, उसका सबसे छोटी बुक जो है, उसमें पेज नंबर 29 पर बहुत सारे दूध की रेसिपीज दी हुई है। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। ये चाय की एक रेसिपी आपको मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ। बहुत ही टेस्टी चाय बनती है इस रेसिपी से। इसमें हमने सोया मिल्क का, सोयाबीन के दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप बिना दूध के, किसी भी प्रकार के दूध के भी इस चाय को बना सकते हैं। सिंपल पानी में आधा 1.5 कप पानी लिया है हमने, उसमें डेट का पेस्ट, खजूर जो होती है, उसको 2 घंटे भिगो करके उसका पेस्ट बना लें आप, तो वो आपकी चाय को मिठास दे देगा। 1 छोटा टुकड़ा जिंजर, अदरक, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां, अगर आपको लेमन ग्रास मिल जाती है तो ठीक, वरना आप अवॉइड कर सकते हैं। मसाला आप ये बना करके रख सकते हैं अपने घर में। 4 हमने यहाँ इलायची ली है, दालचीनी ली है, 6 से 8 हमने यहाँ पर काली मिर्च के दाने लिए हैं, 4 से 5 हमने यहाँ पर लौंग लिए हैं, और स्टार अनीस जो डाला जाता है वो आप यहाँ पर उनको, इस सबको आप पीस करके अपने घर में रख सकते हैं। ये चाय का मसाला बन जाएगा। तो आप पानी के अंदर ये सारी चीजें डालें, थोड़ा सा मसाला ऐड करें, और इसको थोड़ी देर बॉईल होने के बाद में कवर करके 5 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद छान करके आप इसे पी सकते हैं। बहुत टेस्टी चाय बनती है और बहुत रिफ्रेशिंग चाय है। इसमें कैफीन कहीं नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पीने के बाद में थोड़ी देर में आपकी एनर्जी कम हो जाएगी और आपको दोबारा चाय की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। So this is one recipe I wanted to share, either with soy milk or without soy milk, depends on how you prefer. But and grind this masala and keep it at your home. You can use it daily in your tea. ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं तले हुए खाने की, जो हमें बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तलने से क्या होता है कि बाहर का जो भी हम खा रहे हैं उसकी बाहर का जो कवर है वो क्रिस्प हो जाता है। जो तेल हम खा रहे हैं उसके अंदर का फैट उस खाने में चला जाता है, तो टेस्टी हो जाता है। और अक्सर घरों में क्या होता है, जो चीज कम खाई जाती है, जो सब्जियां कम पसंद की जाती हैं, उनको किसी फॉर्म में तल दिया जाता है ताकि वो टेस्टी हो जाए, तो हम खाना शुरू करें। होता यह है कि जब आप किसी भी खाने को बहुत लंबे समय तक तलते हैं या बहुत लंबे समय तक पकाते हैं, तो उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स आप समझते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सो दो फ्राइंग मेक्स द फूड वेरी टेस्टी,
and we prefer to fry things, especially those things which we do not like to eat raw or like to eat cooked otherwise. We try and fry it. But frying or any kind of prolonged heating of food leads to formation of free radicals, not just inside that food, but also in the oil that we are using. So ये जो आप जो खाना खाते हैं, whatever you're eating gives birth to free radicals inside your body, which harms your body. दूसरा क्या होता है, खाने को तलने से उसके अंदर का जो फाइबर है वो खत्म हो जाता है, इसलिए खाने को पचाना मुश्किल हो जाता है। तो खाना जो है वो शरीर के अंदर पड़ा रहता है, सड़ता रहता है और कब्ज करता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जब आप ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, तो पेट आपका साफ नहीं होता और आपको बहुत अंदर से एसिडिटी जैसा लगता है, यू वांट टू फार्ट, आपको गैस बनती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस खाने में फाइबर ही नहीं है। सो व्हेन यू फ्राई एनी फूड, दैट फूड बिकम्स फाइबरलेस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट फूड सिट्स इनसाइड योर बॉडी, इट रॉट्स इनसाइड योर बॉडी एंड इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन. So this becomes one of the major reasons of acidity and gas and flatulence. Hence, you have to control the intake of fried foods. अच्छा, तला हुआ खाना सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो आपने तेल चढ़ा के घर में तला हो वही तला हुआ हो। आप देखेंगे जो चीज बाहर से भी आ रही है, पैकेज होके भी आ रही है, मगर तली हुई है, जैसे चिप्स हुआ, नमकीन हुआ, ये सब आपने घर में नहीं तली है, मगर जहां से आपने खरीदी उस फैक्ट्री में ये तल के आई है आपके पास में, तो दैट आल्सो इज काउंटेड एज अ फ्राइड फूड. तलने से जो पोषण तत्व होते हैं, खासकर विटामिन नष्ट हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो विटामिन नष्ट होता है तलने से वो होता है विटामिन ई. और विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो आपकी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है. आपको याद होगा हमने जब स्किन के लिए सीरम बनाया था, अपने चेहरे के लिए जब हमने सीरम बनाने की बात की, फेस क्रीम बनाने की बात की, हमने हर उसमें विटामिन ई ऐड किया, क्योंकि विटामिन ई आपके स्किन की झुर्रियों को हटाता है, उसको सॉफ्ट रखता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पैदा करता है, उसको बहुत ज्यादा त्वचा को अच्छा बनाता है. तो जब आप तला हुआ खाते हैं तो वो विटामिन ई नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो जाता है इसीलिए चेहरे की रौनक धीरे धीरे खत्म होने लगती है. So when we have fried foods, the essential nutrients, especially vitamins, get lost during the frying process. And the first vitamin, the most essential vitamin that gets destroyed is vitamin E. And vitamin E is very important to keep our skin soft and supple. So we need to control the intake of fried foods. एक और दूसरी प्रॉब्लम है कि हम तला हुआ खाना जो है वो दोबारा, जो तेल है जिसमें हम तल रहे हैं वो हम दोबारा काम में ले लेते हैं, और वो तेल जो है गाढ़ा हो जाता है, बासी हो जाता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है. हम लोग सोचते हैं कि तेल को वेस्ट ना करें, मगर उस प्रोसेस में हम अपने बॉडी को डस्टबिन बना रहे हैं. तो अगर आप कुछ तल रहे हैं तो आप उतना ही तेल लें जितना आपको तलने के लिए जरूरी है. कोशिश करें तला हुआ तेल बचे ना. So the same oil is used over and over again, and this oil turns rancid and thick, which is harmful for the body. So हम कोशिश करेंगे थी कि तलना नहीं है किसी भी फूड को, तो तलने के ऑल्टरनेटिव्स पे कर हमने बात नहीं की. और साथ साथ मैं आज आपसे एक और चीज पर बात करना चाहती हूँ, तेल के ऑल्टरनेटिव्स पर. तो दोनों चीजें आज हम समझेंगे. या पहले हम ये समझते हैं कि अगर तलना नहीं है तो क्या चीज करनी चाहिए हमें, जो हम बिना तले किसी खाने को हम कैसे टेस्टी बना सकते हैं, कैसे पका सकते हैं. तो आइए समझते हैं क्या क्या. अगर तलना नहीं है तो हमारे पास ये 5 ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है स्टीम करने का. स्टीम का मतलब जिस तरह से आप इडली बनाते हैं या आप ढोकला बनाते हैं अपने घर में, नीचे पानी रख के और ऊपर बर्तन रख के जो पकाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीमिंग. और हमने आज तक सिर्फ इडली स्टीम की है, ढोकला स्टीम किया है, हमने शायद सब्जियां स्टीम की ही नहीं. सब्जियां या तो हम तल के बनाते हैं, या मैक्सिमम जो करते हैं वो हम बॉईल करके बनाते हैं. तो आज मैं आपको स्टीम कैसे किया जाता है वो बताने वाली हूँ. दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो होता है बेक करने का. आप कोई भी चीज को बेक करके भी पका सकते हैं. जैसा हम बोलेंगे कि ये एक ऑल्टरनेटिव है खीरे पर, कोयले पर रख करके पकाने का. अगर आपके पास कोयला पॉसिबल है, अगर आपके पास अंगीठी है,
या आप जिस जगह में रह रहे हैं वहां पर आपके लिए पॉसिबल है कि आप कोयले पर कुछ चीज पका सकें, तो आप बेकिंग की जगह कोयले पर भी पका सकते हैं। तीसरा ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है वो है बॉइलिंग, कि हम किसी भी चीज को उबाल लें, और ये हमें आता है, हम घर पे बहुत चीजें उबालते हैं। अब उबालने में थोड़ा सा इशू ये होता है कि जो आपने जो पानी इस्तेमाल किया उसमें काफी सारे पोषक तत्व, स्पेशली जो किसी भी सब्जी या आप अगर कोई दाल या कुछ उबाल रहे हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में भी आ जाते हैं। सब्जी के छिलकों के आसपास बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, तो वो पानी में आ जाता है, और अगर उस पानी को आपने फेंक दिया तो इसका मतलब आपने थोड़ा न्यूट्रिशन जो है, कुछ पोषक तत्व आपने डिस्कार्ड कर दिए, फेंक दिए। सो बॉईल करने के बाद आप कोशिश करें कि उस पानी का आप इस्तेमाल कर लें। जब हम दाल बनाते हैं तो ऑब्वियसली जिस पानी में हमने बॉईल किया वही पानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे सपोज कीजिए आपने आलू बॉईल किया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जो बचा हुआ पानी है वो हम फेंक देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आलू को जब आप बॉईल करें, आलू को बहुत अच्छी तरह से धोइए, उसके बाद उसको बॉईल करने के लिए रखिए। बॉईल करें तो उस पानी में बॉईल कीजिए जो आप पी सकते हैं, पीने वाले पानी में बॉईल कीजिए। वंस दैट इज बॉइल्ड, उस आलू को जब आप बाहर निकाल लेंगे, या जो भी सब्जी आप बॉईल कर रहे हो उसमें आप ऐड कर दे, थोड़ा धनिया ऐड करके पी जाइए एज अ सूप, एज अ ड्रिंक। कुछ और समझ में ना आए तो आप सिर्फ पानी की तरह ही पी जाइए, उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। So let me translate all this in English. The first option that we have is steaming. So we have learned to steam idlis, we have learned to steam our dhoklas because that's the method of preparation, but we have never thought of steaming our vegetables. Or our fruits also. In case someday you want to steam an apple and eat it, it tastes delicious. Though I prefer not to steam any fruit, but yes, vegetables should be steamed. So we will today see how to steam a vegetable, and I will show you how to steam a potato because that is the hardest, one of the hardest vegetables. The second option that we have is baking. You can bake. We have only learned to bake cakes or biscuits. We have not learned to bake anything else. जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी, we will show you how you can bake pakoras also. आप पकोड़ा भी खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं बिना तले। ये जो हमने ये सेशन शुरू किया है, इसमें मैं कहीं पर भी आपको आपकी पसंद वाली चीजों से दूर नहीं लेकर जा रही हूँ। आप अपनी पसंद की चीजें खा सकते हैं, मगर उन्हें हम हेल्दी तरीके से कैसे बना करके खा सकते हैं वो सीखेंगे। मगर प्रिंसिपल सेम है। प्राण वाले अन्न या आहार जो है उसी को ज्यादा खाना है। आप चाहे स्टीम करें या बेक करें, वो मृत तो हो ही रहा है। तो इन चीजों को कम खाना है, लेकिन क्योंकि हमें खाना है तो हम कोशिश करेंगे कि जो अनहेल्दी तरीका है किसी भी चीज को बनाने का, उससे हम हेल्दी तरीके पर आ जाए। So baking is one of the healthy ways. And in case you can barbecue something, which is on a coal, if you can cook something, if you're in a place where you can arrange coal and cook it, please start doing that as well. The third option that we use is boiling. So whenever we boil something, what we do is we discard the water that we boil that particular vegetable in. When you're boiling dals or pulses, of course, we use that same water. Why should we not discard the water is because the nutrients of that particular vegetable or pulse that you boil enters the water as well. So do not discard the water. Even if you're boiling a vegetable like a potato, please wash the potato very properly and boil it in the drinking water and not in the tap water. Once you take the potatoes out after boiling, use that water, do not discard it. You can use it in any kind of dal. आप दाल बना रहे हैं तो उस पानी को उसमें काम में ले सकते हैं। अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो उस पानी को काम में ले सकते हैं। अगर आप सूप बना रहे हैं तो उस पानी को काम में ले सकते हैं। It is a very nutrient dense stock, vegetable stock that you have ready. अब आप और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज उसमें थोड़ा सा नमक, नींबू, धनिया, put season it with salt, lemon, coriander, or whatever spices you like. If you do not like anything, please have it as a water. Just drink it like a normal water, but do not waste it. My fridge is loaded with lots of kinds of waters the entire day. मैं अगर
मैंने वीगन छाछ भी बनाई है तो उसका पानी भी मैं सेव करके रख लेती हूँ, अगले दिन छाछ में काम आ जाता है। या मैं बाजरी का आटा गूंद रही हूँ तो उसमें काम आ जाता है, या और कुछ नहीं तो सूप बना रही हूँ तो उसमें काम आ जाता है। सो दीज आर स्टॉक्स दैट यू शुड स्टॉक एंड कीप। द फोर्थ थिंग दैट वी हैव इज रोस्टिंग, जिसको आप कोयले पे रोस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को, या आप गैस पर भी, जिसको भूनना बोलते हैं। और भूनना अगर मैं आपको सिखाऊं तो पापड़ को जैसे सेका जाता है, जिसको बोला जाता है भुना हुआ पापड़ चाहिए, तो पापड़ को सेकना का जो प्रोसेस है उसको भूनना बोलते हैं। या आपने अगर भुट्टा भुना है तो उसको भूनना बोलते हैं। इन दो चीजों के अलावा हम किसी चीज को भूनते नहीं है। तो आप नॉर्मली भी दूसरी चीजों को भी भून कर खाया जा सकता है, दूसरी वेजिटेबल्स को भी। पांचवा जो ऑप्शन है वो स्टर फ्राई, मतलब आप नाम के लिए तेल डालेंगे। इनफैक्ट मैं तो नाम के लिए भी नहीं डालती। आई स्टर फ्राई वेजिटेबल्स इन वाटर। तेल की जगह मैं पानी का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये सारे प्रोसेसेस वीडियो पे दिखाती रहूंगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टर फ्राई, जिसमें आप हिला करके किसी भी चीज को फ्राई कर रहे हैं, और आप पानी में फ्राई कर रहे हैं, आप तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपको स्टीमिंग का प्रोसेस दिखा रही हूँ। आइए देखते हैं। आइए आज हम सीखते हैं कि किसी भी भोजन को, किसी भी सब्जी को आपको स्टीम कैसे करना है। उसके लिए आप आपके घर में जो भी इडली बनाने वाला स्टैंड हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये इडली बनाने वाला स्टैंड है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भर लिया जैसे आप इडली बनाते हैं। और इडली वाले स्टैंड में इस तरह से मैंने कुछ सब्जियां, ये आलू है और चिकन है, ये रख दी। और अब मैं इसको ऐसे, जैसे जिस तरह से हम इडली बनाते हैं उसी तरह से बस इसको हम ढक देंगे। और उसके बाद हम गैस जला करके इसे गैस पर करीब 10 मिनट के लिए आप इसको कम आंच पर गैस पर पकने के लिए रखते हैं। ये आलू और शकरकंद को पकते हुए करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैंने गैस बंद कर दी है। आइए जरा खोल करके टेस्ट करते हैं कि ये आलू और शकरकंद पके हैं या नहीं। तो मैं एक चाकू इसमें आलू में इंसर्ट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए पूरी तरह से चाकू अंदर चला गया, इसका मतलब ये आलू पक चुका है। अब मैं एक प्लेट में ले करके आपको ये दिखाती हूँ कि ये थोड़ा सा छील कर दिखाती हूँ कि छिलका कैसे उबले हुए आलू की तरह ही उतरेगा। गर्म है, ये देखिए उतना ही पतला छिलका उतर रहा है जितना उबले हुए आलू में उतरता है। इस तरह से जब आप स्टीम कर लेते हैं किसी भी वेजिटेबल को, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो खत्म नहीं होते हैं, वो मरते नहीं हैं, वो उसके अंदर ही रहते हैं। इसलिए स्टीम करके किसी भी वेजिटेबल को खाना सबसे पौष्टिक तरीका है।